नमस्कार दोस्तों। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं या भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल में हमने जो टॉपिक पिछली बार शुरू किया था वो टॉपिक था सोलर सिस्टम या सौर परिवार। सौर परिवार में हमने सभी ग्रह पढ़ चुके थे, सभी ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके थे। जो 8 ग्रह हमारे में सौर परिवार में पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए यम ग्रह, जिसको आज की तारीख में बौना ग्रह कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यम की खोज 1930 में अमेरिकी खगोल की वैज्ञानिक क्लॉयड टॉम्बो द्वारा सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में की गई थी, किंतु सूर्य से अत्यधिक दूरी तथा छोटे आकार के कारण विगत वर्षों में इसका स्तर, जो स्टेटस था, वो विवादित रहा है। अतः 24 अगस्त 2006 को चेक गणतंत्र की राजधानी प्राग में लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें नए ऐतिहासिक दिशा निर्देशों के आधार के तौर पर सौर मंडल के सबसे छोटे तथा सबसे दूर ग्रह यम या प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, या मतलब हमने ये कहा कि प्लूटो को डाउनग्रेडेड कर दिया गया। वस्तुतः नई दूरबीन तकनीकों द्वारा यम जैसे लघु आकार के दूरस्थ पिंडों के अस्तित्व की जानकारी होने पर यह आवश्यक हो गया था कि ग्रहों की सुनिश्चित परिभाषा की जाए, अन्यथा पाठ्य पुस्तकों के वर्णनों में सौर मंडल के ग्रहों की संख्या बढ़कर 50 या अधिक हो जाती। अतएव वैज्ञानिकों ने किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की इसी सम्मेलन में, जो कि चेकोस्लोवाकिया की गणतंत्र की राजधानी प्राग में आयोजित किया गया। इसमें पहली थी, इसे सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करनी चाहिए। इसे पर्याप्त बड़े आकार का होना चाहिए जिससे ये अपना गुरुत्व पैदा कर सके। तीसरा, इसकी कक्षा अन्य किसी पड़ोसी ग्रह के मार्ग में नहीं होनी चाहिए। यम की अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी या काट रही थी, इसलिए इसको इससे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसे सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा पर उसी प्रकार प्रभावी होना चाहिए जैसे कि अन्य ग्रह हैं। चूंकि उपरोक्त मानकों पर खरा नहीं उतरने पर इसे बौने ग्रह के रूप में या ड्वार्फ प्लैनेट्स के रूप में पदान्वित कर दिया गया या उसकी डाउनग्रेडेड कर दिया गया इसे। वस्तुतः 2003 में हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने एक उल्का पिंड खोजा था जिसका नामकरण UB313 अथवा जैना किया गया। ये पिंड आकार में यम से कुछ बड़ा था। इस पिंड को भी अब यम के उपग्रह कैरेन और सौर मंडल के विशालतम शुद्ध ग्रह सिरिस के साथ ही बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार यम को दिनांक 24 अगस्त 2006 को आपके ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हम बात करेंगे धूमकेतु या पुच्छल तारे या कॉमेट्स के बारे में। धूमकेतु का नामकरण संभवतः उसकी पूंछ, टेल के नाम पर किया गया है। लैटिन भाषा में कॉमेट का अर्थ लंबे बालों वाला या लॉन्ग हेयर्ड होता है। धूमकेतु
ऊर्त मेघ जैसे विशालकाय मेघ में उत्पन्न होते हैं जो अनुमानितः सूर्य के चारों ओर व्याप्त है, किंतु सभी धूमकेतुओं की पूंछ नहीं होती है। उनकी पूंछ तभी उत्पन्न होती है जब वह सूर्य के निकट आते हैं। धूमकेतु अत्यधिक प्रकाशवान पुंज हैं। इसके तीन भाग होते हैं। पहला, दूरबीन से देखने पर सर्वप्रथम उसका सिर, हेड दिखाई देता है, जिसे कोमा कहा जाता है। ये एक धुंधले बिंदु के समान होता है। दूसरा, मध्य पिंड, कोर या नाभिक, जो ठोस तथा अति लघु आकार का होता है। तथा तीसरी, पूंछ। सूर्य के निकट आने पर सौरिक ऊर्जा धूमकेतु के सिर को तप्त तथा हिमित गैसों की वाष्पीकृत कर देती है। ये गैसें पिंड से बाहर निकलकर धूमकेतु के सिर के पीछे एक प्रकाशवान पूंछ का निर्माण करती है। जो ही धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, सौरिक पवनें धूमकेतु की गैसों को सूर्य से दूर हटा देती है, जिससे लगभग 150 मीटर लंबी एक सीधी पूंछ उत्पन्न हो जाती है। इस पूंछ की अधिकतम लंबाई 250 मीटर तक हो सकती है। कुछ धूमकेतु इतने प्रकाशवान होते हैं कि वे दिन में भी देखे जा सकते हैं। धूमकेतुओं का घनत्व बहुत कम होता है। उनका घनत्व पृथ्वी के घनत्व की अपेक्षा 1000 करोड़वें भाग से भी कम होता है। अब तक लगभग 650 धूमकेतुओं को वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया जा चुका है। इनमें विशालतम धूमकेतु के नाभिक का व्यास 68 किलोमीटर तथा लघुतम धूमकेतु के नाभिक का व्यास 0.5 किलोमीटर तक नापा गया है। छोटे धूमकेतु इतने चमकदार नहीं होते कि वह दृष्टिगोचर हो सके। धूमकेतुओं का कोई निजी व्यक्तित्व नहीं होता है। उनकी पहचान सूर्य के चारों ओर उनके पथ से होती है। इस दृष्टि से धूमकेतु दो प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर अग्रसर होने वाले, और दूसरा, खुले वक्र की भांति। दीर्घवृत्तीय कक्षाओं वाले धूमकेतु निश्चित अवधि वाले होते हैं या पीरियोडिक होते हैं, और वे सौर मंडल के बाह्य शीतल भाग में धीमी गति से चलते हैं तथा सूर्य के निकट आने पर इनकी गति थोड़ी तीव्र हो जाती है और पूंछ निकल आती है। एन के धूमकेतु की अवधि मात्र 3.3 वर्ष है। हैली धूमकेतु की 76 वर्ष, हेल बॉप की 4000 वर्ष तथा कोहूटेक की लगभग 75,000 वर्ष है। द्वितीय प्रकार के धूमकेतु अनिश्चित अवधि वाले या नॉन पीरियोडिक होते हैं। वे अपने खुले वक्रीय मार्ग पर चलते हुए सूर्य के सामने से गुजरकर फिर कभी वापस नहीं लौटते। अनेक धूमकेतुओं का नामकरण उनके खोजकर्ता के नाम पर किया गया है। एनके, दी वाइको स्विफ्ट, टेम्पल 1, फोर्ब्स डी अरेस्ट, फिनले, होम्स, विपल, गेल, कोमासोला, वेलान या विल्सन आदि कुछ उल्लेखनीय धूमकेतु जो हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। इनका सबका नामकरण इनके द्वारा खोजे गए खोजकर्ताओं के नाम पर रखा गया है। अब लास्ट जो सौर परिवार का सदस्य है वो कहलाता है उल्का या मिटियोर्स। ये टूटते हुए तारे या शूटिंग स्टार की भांति रात में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु वास्तव में ये ठोस आकाशीय कण होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। प्राय ये जलने पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु कभी कभी उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तथा खंडित हो जाते हैं। इनकी रचना लोहे, निकल, एल्यूमिनियम,
ऑक्सीजन, गंधक आदि भारी पदार्थों से होती है। अतः भूमि पर गिरने पर ये भूकंप तथा विशाल गर्त को उत्पन्न करते हैं। 30 जून 1908 को इरकुटस्क, साइबेरिया तथा 12 फरवरी 1947 को पूर्वी साइबेरिया में उल्कापात से उत्पन्न गर्त आज भी देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सौर परिवार के जो जितने सदस्य थे उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा पिछली 3 कक्षाओं में की है। धन्यवाद।